मैं विक्रम सैनी स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन क्लास 12 की केमिस्ट्री का हैलोजन व्युत्पन्न का भाग सेकंड पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे मोनो हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां। एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां पढ़ेंगे। तो मोनोहेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ेंगे और उसमें फर्स्ट अपना एल्केन से। तो एल्केन से एल्किल हैलाइड या मोनोहेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है वो पढ़ेंगे। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि एल्केन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवा दें। क्या करवा दें? एल्केन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवा दें तो उससे हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 मैथेन एक एल्केन है। मैथेन की क्रिया अगर क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमारे पास एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और इस एल्किल हैलाइड का नाम क्या है? क्लोरो या 1-क्लोरो मैथेन। लेकिन यह विधि औद्योगिक विधि है। यह विधि क्या है? औद्योगिक विधि है, प्रायोगिक विधि नहीं है। प्रायोगिक विधि नहीं है क्योंकि क्यों नहीं है प्रायोगिक विधि वो देखेंगे। क्योंकि जैसे ही हम CH4 की अभिक्रिया, यहां लिखता हूं, CH4 की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में तो अपने पास क्लोरोमैथेन प्राप्त होगा। अब क्लोरोमैथेन क्या करेगा? फिर से Cl2 से क्रिया कर लेगा जैसे इसको प्रकाश मिलेगा और बना लेगा मैथिलीन क्लोराइड। और मैथिलीन क्लोराइड भी Cl2 से क्रिया कर लेगा जैसे इसको प्रकाश मिलेगा, सनलाइट मिलेगी और बना लेगा क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म फिर से Cl2 से क्रिया कर लेगा, क्लोरीन से क्रिया कर लेगा जैसे इसको प्रकाश मिलेगा और बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जैसे हमने देखा कि CH4 मैथेन जो है क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोमैथेन का निर्माण कर लेता है और क्लोरोमैथेन वापस से जैसे ही प्रकाश मिलता है क्लोरीन से वापस क्रिया करके मैथिलीन क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। और मैथिलीन क्लोराइड जैसे ही प्रकाश फिर से अवेलेबल होगा ये क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेता है और क्लोरोफॉर्म फिर से क्लोरीन से क्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कर लेता है। अब ये उद्योगों में क्या होता है? ये प्रायोगिक विधि क्यों नहीं है? क्योंकि लैब में क्या होता है, हम इसको यहां तक, इस प्रोसेस को यहां तक नहीं रोक सकते। जबकि लैब में इतने सेटअप होते नहीं, जबकि उद्योगों में इतने सेटअप होते हैं कि इस प्रोसेस को अपन यहीं तक रोक सकते हैं। लेकिन प्रयोगशाला में यही कारण होता है कि प्रयोगशाला विधि नहीं है, क्योंकि प्रयोगशाला में हमें क्लोरोमैथेन, मैथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मिश्रण प्राप्त होते हैं। अकेला एल्किल हैलाइड या फिर मोनोहेलो एल्केन प्राप्त नहीं होता। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है, मतलब ये कैसे कंप्लीट होते हैं, तो हमने 11th क्लास में पढ़ी होगी इसकी क्रिया विधि कि मुक्त मूलक क्रिया विधि से होता है। कौन सी क्रिया विधि से होता है? मुक्त मूलक क्रिया विधि से होता है। तो अब इसकी क्रिया विधि लिखेंगे, मुक्त मूलक क्रिया विधि। सबसे पहले क्या होता है? क्लोरीन का एक अणु प्रकाश की उपस्थिति में Cl रेडिकल और Cl रेडिकल में डिसोसिएट होता है, मतलब क्लोरीन मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करता है। ये मैथेन के साथ एक क्लोरीन मुक्त मूलक
प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके CH3 मुक्त मूलक और HCl का निर्माण कर लेता है। CH3 मुक्त मूलक प्लस Cl2 क्लोरीन का एक अणु फिर आएगा और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोमेथेन और क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण फिर से कर लेगा। CH3Cl फिर Cl मुक्त मूलक से क्रिया करेगा और बनाएगा CH2Cl मुक्त मूलक प्लस HCl। CH2Cl मुक्त मूलक फिर से क्रिया करेगा Cl2 के साथ और बनाएगा CH2Cl2 प्लस Cl मुक्त मूलक और CH2Cl2 वापस से क्लोरीन मुक्त मूलक से प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा और बनाएगा CHCl2 मुक्त मूलक प्लस HCl। CHCl2 मुक्त मूलक फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में और बनाएगा CHCl3 प्लस Cl पॉइंट। CHCl3 क्लोरोफॉर्म फिर से क्लोरीन मुक्त मूलक से क्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में और बनाएगा CCl3 प्लस HCl। CCl3 प्लस Cl2 वापस से प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेंगे और बनाएंगे CCl4 प्लस Cl पॉइंट। ये है इसकी क्रिया विधि और हमें क्लोरोमेथेन, मैथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और मैथिलीन कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होते हैं। मोनो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने का दूसरा प्रोसीजर है एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइडों के योग द्वारा। मतलब एल्कीन पर कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड हो, HX हो, उसके योग द्वारा अपन कैसे एल्किल हैलाइड प्राप्त करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्रोपीन और प्रोपीन की अभिक्रिया करवाते हैं HX से। और ये किस मेथड से करवा रहे हैं अपन पहले पढ़ेंगे मार्कोनिकोव नियम से। अगर इसकी अभिक्रिया करवाएं प्रोपीन के साथ HX की अभिक्रिया करवाएं तो मार्कोनिकोव ने क्या कहा था? मार्कोनिकोव ने यह कहा था कि किसी भी आक्रमणकारी अभिकर्मक यही है इसमें, तो किसी भी आक्रमणकारी अभिकर्मक का विद्युत ऋणी भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी, उस कार्बन पे जुड़ेगा। और ये बात किसने बताई थी? मार्कोनिकोव ने। इसीलिए इसको मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार करें तो अपने पास देखिए CH3 है, डबल बॉन्डेड कार्बन एक ये है और एक ये है। अब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब कम पर हाइड्रोजन परमाणु कौन से कार्बन पे है? इस वाले कार्बन पर। इसलिए इसमें से अगर हम देखें H प्लस अक्स माइनस, विद्युत ऋणी भाग कौन है? अक्स माइनस। तो अक्स माइनस आकर के जुड़ेगा इससे और जो विद्युत धनी भाग है वो आकर के जुड़ेगा इससे। क्योंकि इस पे विद्युत ऋणी भाग क्यों जुड़ा? क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, जबकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण इससे विद्युत धनी भाग आकर के जुड़ेगा। और हमें जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसका नाम है आइसोप्रोपिल हैलाइड। इसी एग्जाम्पल को हम HCl के अकॉर्डिंग समझें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl और ये होगा। अब देखिए इसमें HCl में विद्युत धनी भाग कौन है? H प्लस और विद्युत ऋणी भाग कौन है? Cl माइनस।
अब डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन देख लीजिए जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इस वाले कार्बन पर कम है, तो इस पर विद्युत ऋणी भाग आकर के जुड़ेगा Cl और इससे जुड़ेगा H। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं CH3। ये जो हमें प्रोडक्ट मिला इसका नाम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन, या फिर इसका सामान्य नाम होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड ये इसका सामान्य नाम होगा। तो ये था मार्कोनिकोव नियम से। दोबारा समझ लीजिए, मार्कोनिकोव ने क्या कहा? मार्कोनिकोव ने ये कहा कि किसी भी आक्रमणकारी अभिकर्मक का विद्युत ऋणी भाग द्विबंधित कार्बन परमाणु के उस कार्बन पर आकर के जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। तो हमने इसमें किया और इसमें किया, विद्युत ऋणी भाग इसमें Cl था तो Cl इस वाले कार्बन से जुड़ गया क्योंकि इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम थी। तो ये था अपना मार्कोनिकोव नियम। दूसरा, ये एल्किन से हाइड्रोजन हैलाइडों का योग कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा भी हम एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइडों का योग कर सकते हैं। जैसे वही वाला एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर अगर HCl का एडिशन करवाएं, HCl का योग करवाएं तो क्या होगा? अपन करवा किससे रहे? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। अब हमने देखा था क्लास 11th में हमने पढ़ा भी था कि कोई भी जब आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है उसकी उपस्थिति में डबल बॉन्डेड या द्विबंधित कार्बन से कार्बन टूटता है, डबल बॉन्ड टूटता है और कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। तो अगर ये माइग्रेट अगर करें, अपन इस बॉन्ड को तोड़ें तो क्या होगा? CH3 CH प्लस और CH2 माइनस। मतलब क्या किया हमने? इस बॉन्ड को इधर इस कार्बन की ओर तोड़ दिया, तो ये ऐसे बना। अब हमें करवाना क्या है? पहले क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही करवा रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा। और इलेक्ट्रॉन स्नेही इसमें कौन है? H प्लस है। H प्लस इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो H प्लस इस पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा? CH3 CH प्लस CH3, CH2 से जाकर के एक H जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3। उसके बाद क्या होगा? यहां पे अटैक कौन करेगा? नाभिक स्नेही कौन है? Cl माइनस। और फिर अपने पास कंपाउंड या उत्पाद क्या बनेगा? CH, Cl आकर के जुड़ जाएगा और CH3 वही बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा। तो ये था इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। देख लीजिए, सबसे पहले क्या लिया हमने? एक प्रोपीन ली, उस पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अटैक करवाया। तो हमने क्या किया? इस बॉन्ड को इधर तोड़ा, CH3 CH CH2 बना, CH2 माइनस बना और CH पे प्लस चार्ज आया। अब अपन करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, तो पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा और बनेगा क्या? CH3 CH CH3। फिर इसमें नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा Cl माइनस और अपना प्रोडक्ट बन जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। देखिए, हमने यहाँ पे ये वाला कंपाउंड मतलब इस बॉन्ड को इधर ही क्यों तोड़ा? इधर इसलिए तोड़ा क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन बन रहा है। तो कार्बोकेटायन की स्थायित्व का क्रम क्या होता है? कार्बोकेटायन का स्थायित्व का क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर हम इस बॉन्ड को इधर तोड़ते, देखिए आराम से, CH3 CH2 इस बॉन्ड को अगर इधर तोड़ते तो इससे क्या बनता? CH3 CH माइनस, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पे आता प्लस चार्ज और ये क्या बनता? सिर्फ 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमने 2 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण किया। इसीलिए हमने बॉन्ड को इधर की ओर तोड़ा, ना कि इधर की ओर। समझ में आया?
इसी का अगला मेथड है एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा, इसी में है अगला मेथड प्रोक्साइड प्रभाव या खारांश प्रभाव। तो प्रोक्साइड प्रभाव या खारांश प्रभाव किसे कहते हैं, इसके लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। पहला तो अटैकिंग रिएजेंट मतलब आक्रमणकारी अभिकर्मक HBr ही होना चाहिए, या HBr का ही योग होगा प्रोक्साइड या खारांश प्रभाव में। और HBr का योग भी कब होगा, जब अपन साथ में प्रोक्साइड यूज करेंगे। जब साथ में क्या यूज करेंगे, प्रोक्साइड। इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो प्रोक्साइड प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा या प्रोक्साइड प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी बात, प्रोक्साइड प्रभाव जो है उसको एंटी मार्कोनिकोफ नियम भी बोलते हैं, या प्रोक्साइड प्रभाव जो होता है वो मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है। मतलब इसमें HBr का जो एडिशन होगा या HBr जो जुड़ेगा वो मार्कोनिकोफ के उल्टा जुड़ेगा। तो अपन ये करवा के देखते हैं, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब की बार HCl की जगह क्या है, HBr है। और एरो साइन के ऊपर, एरो साइन पे या अपने यूज किया प्रोक्साइड। जनरली मतलब सामान्यतः यहाँ पे अपने को एक प्रोक्साइड यूज किया हुआ दिखाई देता है, C6H5CO की होल प्राइस और 2, और ये है बेंजोइल प्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, बेंजोइल प्रोक्साइड। सामान्यतः हमें यहाँ पे यही देखने को मिलता है, या फिर ऐसे भी दिया हुआ मिल सकता है, ये भी प्रोक्साइड। तो ये यहाँ पे यूज किया होता है, और HBr का होना भी आवश्यक है। ये दोनों जब होंगे तभी प्रोक्साइड प्रभाव होगा, और प्रोक्साइड प्रभाव किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत। मतलब मार्कोनिकोफ नियम में हमने क्या किया था कि जो भी आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है उसका विद्युत ऋणी भाग हमने किससे जोड़ा था, जिस कार्बन पर या द्विबंधित कार्बन की जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। लेकिन प्रोक्साइड प्रभाव में इसका उल्टा होगा। अब विद्युत ऋणी भाग किस कार्बन पर जुड़ेगा, द्विबंधित कार्बन परमाणु किस कार्बन पर जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें तो CH3, CH और CH2 ये है। अब देखिए इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, इसलिए अब प्रोक्साइड प्रभाव में इससे हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, ना कि Br। तो ये बनेगा CH2, और CH2 पे जब हाइड्रोजन की संख्या 2 थी ऑलरेडी पहले से ही, तो इस पर आकर जुड़ेगा विद्युत ऋणी भाग Br। जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है उसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन, या इसको बोलते हैं प्राथमिक ब्रोमो प्रोपेन, ये भी बोल सकते हैं। तो ये था अपना प्रोक्साइड प्रभाव। अब प्रोक्साइड प्रभाव को एक एग्जांपल के द्वारा और समझेंगे, जिससे ये प्रोक्साइड प्रभाव और अपना मार्कोनिकोफ नियम दोनों समझ में आ जाएंगे। अपने पास एक कंपाउंड लेते हैं, ये कंपाउंड है। इसकी फर्स्ट अभिक्रिया करवाते हैं हम HCl के साथ, इधर करवाएंगे HBr के साथ, और इधर करवाएंगे HCl प्लस बेंजोइल प्रोक्साइड यूज करेंगे, और इधर करवाएंगे HBr के साथ, और वहीं बेंजोइल प्रोक्साइड यूज करेंगे, वहीं वाला बेंजोइल प्रोक्साइड यूज करेंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा था, पहले तो इस कंपाउंड को समझते हैं, रिएक्शन बाद में करवाएंगे, इस कंपाउंड को समझेंगे। इस कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन ये दो हैं, तो इन दोनों के पास देखिए एक इधर जुड़ा है, एक वैलेंसी इधर है, इसकी एक वैलेंसी इधर। इसका मतलब इस कार्बन की चारों जो संयोजकता है वो फुल हैं, इसके पास कोई भी संयोजकता वैकेंट नहीं है। जबकि इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन ने अपनी 3 ही संयोजकता कंप्लीट कर रखी है, इसका मतलब इसके पास एक संयोजकता अभी ऑलरेडी वैकेंट है।
मतलब कहने का मतलब वेकेंट तो नहीं है, लेकिन ये इसने एक हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन इसके साथ एक जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। तो देखते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, या तो आप ऑलरेडी यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लीजिए या अपने दिमाग में रखिए कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब HCl की अभिक्रिया करवाएं, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा ही लेते हैं। HCl की अभिक्रिया करवाएं तो HCl की अभिक्रिया किसके अकॉर्डिंग होती है? मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होती है। तो मार्कोनिकोफ नियम किस तरीके से होता है कि जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी उस पर जाकर के कौन जुड़ेगा? विद्युत ऋणी भाग। तो अपने पास क्या होगा? ये है, ये था अपने पास डबल बॉन्डेड टूट जाएगा, ये CH3 यहाँ पे लगा हुआ मिथाइल ग्रुप, और क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूटेगा। और अब हाइड्रोजन किसके पास नहीं थे? इसके पास नहीं थे। तो हाइड्रोजन इसके पास ना होने के कारण, हाइड्रोजन की संख्या कम होने के कारण Cl इस पे जाके जुड़ेगा और H आकर के जुड़ेगा इस पे। इसके पास पहले से एक H था तो वो भी शो किया हुआ है, तो ये बनेगा अपना फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, दूसरा हम HBr से करवाते हैं, या चलो यही यूज करते हैं HCl से। अब की बार यूज किया प्रोक्साइड, बेंजोइल प्रोक्साइड। तो अब HCl की क्रिया करवाएंगे बेंजोइल प्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो प्रोक्साइड जो है वो HCl के साथ यूज किया हुआ हो या ना किया हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे मार्कोनिकोफ नियम से ही ये वर्क करेगा, क्योंकि बेंजोइल प्रोक्साइड सिर्फ HBr की प्रेजेंस में ही प्रोक्साइड प्रभाव प्रदर्शित करता है, वरना नहीं करता। तो ये यूज किया हुआ है, तो ये भी किससे होगा? मार्कोनिकोफ नियम से ही होगा। और मार्कोनिकोफ नियम से वही एग्जाम्पल बनेगा Cl, H और H। अब बात करते हैं HBr की। तो HBr पे प्रोक्साइड यूज नहीं किया हुआ, इस वाले में प्रोक्साइड यूज नहीं किया हुआ, तो प्रोक्साइड प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। और ये भी किससे होगा? मार्कोनिकोफ नियम से। और मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार करवाएंगे तो वही वाला कंपाउंड हमें मिलेगा। यहाँ पे Cl आके जुड़ेगा, एक H पहले था, एक H बाद में आके जुड़ गया। इसमें देखिए HBr भी यूज किया हुआ और प्रोक्साइड भी यूज किया हुआ है, तो ये होगा एंटी मार्कोनिकोफ नियम से, मतलब मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होगा और प्रोक्साइड प्रभाव इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें यहाँ पे जो CH3 लगा हुआ था, CH3 के साथ यहाँ पे उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा हाइड्रोजन, और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ था ऑलरेडी पहले से, उस पे जाके जुड़ेगा क्लोरीन। दोबारा एक बार समझ लीजिए, हमने ये वाले कंपाउंड देखे, इसमें इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है क्योंकि ये 3 ही वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर रहा था, जबकि ये वाला कार्बन यहाँ पे, ये वाला कार्बन 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा था। अगर हमने HCl के साथ करवाया तो HCl के साथ सिर्फ मार्कोनिकोफ नियम से होगा, और जिस पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी, तो इसके पास नहीं थे हाइड्रोजन, इसलिए Cl इस पे जाकर के जुड़ गया। इसके पास ऑलरेडी पहले से एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन और जाके जुड़ गया, तो मार्कोनिकोफ नियम से हमें ये प्राप्त हुआ। दूसरी बात, HCl बेंजोइल प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो HCl पे प्रोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता, और ये कंपाउंड भी या ये उत्पाद भी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ही होगा। तो सेम बनेगा, तो मार्कोनिकोफ से ही होगा। दूसरा HBr, तो HBr के साथ जब प्रोक्साइड यूज किया होता तभी खारांश प्रभाव उत्पन्न होता, वरना नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट भी मार्कोनिकोफ नियम से ही बनेगा, जबकि इसमें HBr भी है और प्रोक्साइड भी यूज किया हुआ, तो ये एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग बनेगा। इसका थर्ड प्रोसीजर है मोनो हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने का। थर्ड प्रोसीजर है अल्कोहल से, और अल्कोहल, इसका फर्स्ट प्रोसीजर है अल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया द्वारा। तो अल्कोहल लेंगे अपन कोई भी ROH, और इसकी क्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन अम्ल। हाइड्रोजन अम्ल से करवाएंगे हाइड्रोजन अम्ल से करवाएंगे निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। निर्जल जिंक क्लोराइड है, मतलब बिना जल का जिंक क्लोराइड यूज किया हुआ है। तो यहां से क्या होगा? यहां से ये बाहर जाएगा और बनेगा क्या? RCl प्लस H2O। ये मोनो एल्केन या एल्किल हैलाइड है। इसकी क्रिया विधि,
क्रियाविधि क्या होती है, तो क्रियाविधि पढ़ेंगे। स्टार्टिंग मटेरियल अपने पास है अल्कोहल, और हमें पता ऑक्सीजन 2 लोन पेयर रखता है। ये फिर क्या करेगा, पहले रिएक्ट करेगा ZnCl2 के साथ। अब ZnCl2 हमने 10वीं और 11वीं दोनों में पढ़ा है कि ZnCl2 एक लुईस अम्ल होता है, और लुईस अम्ल क्या करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन पेयर ग्रहण कर सकते हैं। तो ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड की तरह है। और लुईस एसिड क्या करता है, ये जो लोन पेयर है ये अपने ग्रहण कर सकता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ग्रहण कर सकता है। और ऑक्सीजन के लोन पेयर ग्रहण करने पर देखिए ऑक्सीजन है, आर है, आर के साथ कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे करके उपसह संयोजक बंध बना लिया है, किसके साथ, जिंक क्लोराइड के साथ। किसके साथ, जिंक क्लोराइड के साथ। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ग्रहण किसने किए, जिंक क्लोराइड ने, तो जिंक क्लोराइड पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन की एक तो विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, दूसरी बात उस पे ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, तो वो और भी अधिक विद्युत ऋणी हो जाता है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये क्या करता है, इस आर से या एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेता है। और एल्किल ग्रुप हमें पता है कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, और टूटने के बाद बनता है, यहां से बॉन्ड टूटेगा और टूटने पर बनेगा R प्लस ZnCl2OH, और ZnCl2 पे क्या था, माइनस चार्ज था। उसके बाद अब कौन रिएक्ट होगा, इन सभी से कौन रिएक्ट होगा, अब आएगा HCl रिएक्ट होगा, HCl रिएक्ट होगा। और HCl में क्या होगा, ये यहां से क्योंकि Cl माइनस RCl के साथ क्रिया कर लेगा, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, RCl बनाएगा, एल्किल हैलाइड प्लस वाटर, क्योंकि ये जो H है ये OH से क्रिया कर लेगा, और क्या बनाएगा, पानी। और बचेगा क्या अपना जिंक क्लोराइड, जो हमने स्टार्टिंग में एज ए कैटलिस्ट यूज किया था, वो हमें वापस प्राप्त हो जाता है। अब हमने इसमें एक बात देखी क्रियाविधि में एक बात हमने को देखने को मिली कि यहाँ पे ये जो बन रहा है R प्लस बन रहा है, R प्लस का मतलब क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। तो इसका जो अल्कोहलों का जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वो क्या होगा, वो अभी देखेंगे। तो अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बना, और कार्बोकेटायन की स्थायित्व का क्रम क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो वैसे ही अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम होगा कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होगा, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। और वहीं हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम देखें, हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, तो हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। क्यों होगा HI, क्योंकि इसकी जो बंध विखंडन ऊर्जा है वो सबसे क्या होगी, कम होगी। क्योंकि हमने देखा था बंध लंबाई जितनी बढ़ती जाती है, हमने सभी में केटायन कौन सा यूज किया है, HH यूज किया है, और हैलोजन बदले। तो इनकी जो बंध दूरी होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, HI की। क्योंकि हमने पढ़ा था एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता जाता है। तो जितना परमाणु आकार बढ़ेगा बंध लंबाई भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो बंध लंबाई बढ़ने के कारण इसकी जो बंध विखंडन ऊर्जा है वो सबसे कम होगी, इसीलिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, HI होगा, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl।
अल्कोहल और क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्थायी क्यों होते हैं, तो वो पढ़ेंगे। बता देता हूं जनरली क्यों होते हैं। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, देखिए अपने पास एक है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक अपने पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और एक अपने पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब देखिए आपने 11th क्लास में प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3, 3 ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका जो प्लस चार्ज है वो मतलब जल्दी से खत्म होने की प्रायिकता ज्यादा है। जबकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, 2, और इसमें कितने हैं, 1। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये था कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, और जिस अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन बनेंगे उसका स्थायित्व का क्रम भी यही होगा। जैसे हमने अल्कोहल का देखा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।